बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। क्या बात है? बहुत अच्छे। बहुत खूब। नमस्कार, आपका दोस्त शैलेश नोटा। भाई जिंदगी में कई बार क्या होता है कि मैं कुछ बात करने जाता हूँ और बात कुछ और निकल जाती है मुंह से। जैसे एक डॉक्टर साहब थे, उनके पास एक आदमी गया, उसे बीमारी थी खांसी की, बड़ी जोर से खांसी करता था। जब खांसी की बीमारी थी तो डॉक्टर साहब ने उसे दस्त की गोली दे दी, जुलाब दे दिया। तो लोगों ने, साहब हो रही है खांसी और आपने जुलाब दे दिया। बोले अब खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। तो भाई इलाज इस ढंग से भी किया जाता है, तब कहना पड़ता है बहुत खूब। लेकिन हमारे पास वो हमारे साथी हैं जो इलाज करते हैं गमों का, इलाज करते हैं उदासियों का, इलाज करते हैं बेरुखी का, इलाज करते हैं वो उन तमाम चीजों का जो हमारी जिंदगी के अंदर दुख पैदा करती है, आंसू पैदा करती है। भाई ऐसी चीजों की क्यों बात करें हम, जब हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो वो चीज करते हैं जिसे करने से हंसी आती है, और हंसी आनी भी चाहिए, क्योंकि हंसी बड़ी करामाती चीज आती है नहीं तो नहीं आती है। अब हमारे ये 3 मित्र बैठे हैं, आइए हम करते हैं उनका परिचय। सबसे पहले तो वो बैठे हैं जिनके ऊपर जमाने से हंसा जा रहा है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कहने का मतलब ये है जिनके ऊपर जमाने से हंसा जा रहा है, मतलब नोबडी लाफ्स एट हिम। मेरे कहने का मतलब है वो इस तरह की चीजें करते हैं कि लोग स्वतः ही हंस पड़ते हैं। ये बड़े महान कवि हैं, आशकरण अटल इनका नाम है। जितने महान कवि हैं उतने महान ही दादा भी हैं। इन दिनों इनका पोता इनसे बड़े रोचक सवाल कर रहा है जिसके जवाब इन्हें देते नहीं बन पड़ता, लेकिन जमाने को इन्होंने बड़ा जवाब दिया है। ये राजस्थान में एक बहुत छोटा सा गांव है जोधपुर जिले में, जिसका नाम है बेवटा, जिसकी आबादी कुल जमा शायद 1100-1200 लोग हुआ करती है। उस बेवटा गांव से निकल के और बॉलीवुड तक इन्होंने छलांग मारी। तो मैं चाहता हूं आशकरण अटल के लिए सारा देश एक बार जरा जोरदार तालियां बजाए। आशकरण अटल के बाद संगीता सरल जी बैठी है। संगीता जी, आप बिल्कुल ऐसे लग रही हैं जैसे किसी विवाह समारोह से अभी लौट के आई हो, सीधी सीधी। बहुत सुंदर लग रही हैं आप इन आभूषणों में और इन वस्त्रों में, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। आप वन विभाग में नौकरी करती है तो फॉरेस्ट में जाती है, तब इसी तरह से कपड़े पहन के जाती हैं क्या? नहीं जा पाती, इसलिए यहाँ पर ये वहां नहीं जा पाती। अगर वहां ऐसे कपड़े पहन के गई तो यकीन मानिएगा सारे शेर खुद ब खुद जाल में फंस जाएंगे। संगीता सरल जी बहुत बढ़िया कविताएं करती है, बहुत बढ़िया शायरी करती है, भोपाल से हमारे बीच में आती है, बहुत अच्छा स्वर है इनका। हम स्वागत करते हैं संगीता सरल जी। घाटकोपर मुंबई में एक वीर रस का कवि रहता है जिसका नाम नरेंद्र बंजारा है। मूलतः राजस्थान के कोटा जिले के रहने वाले हैं। कोटा जिले में मूलतः कोटा या कोटा के किसी गांव के आसपास? सीसवाली गांव है। सीसवाली एक गांव है कोटा के आसपास, और वहां से आए मुंबई 28 साल पहले मुंबई आए और इन्होंने कविताएं लिखना शुरू की। इन्होंने फिल्मों में अभिनय भी किया, विलन भी बने, और भी बहुत सारे विलन तो लगते भी हैं। खैर विलेन लगना भी एक बहुत बड़ी बात है, होना नहीं लेकिन लगना एक बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र बंजारा इनका नाम है। ये बंजारा की तरह राजस्थान से निकले, भटकते हुए मुंबई आए, लेकिन यहाँ के बसे और देश के कवि सम्मेलन में जाते हैं, वीरस की कविताएं सुनाते हैं। आइए हम आपका स्वागत करते हैं नरेंद्र बंजारा। तो भाई सबसे पहले बंजारा जी, क्यों ना हम आप ही से शुरू करें कि आपकी जोरदार भाषा में और अद्भुत वाणी में हम राष्ट्र की बात करें, हम देश की बात करें। आइए जरा हम आपके लिए जोरदार तालियां नरेंद्र बंजारा जी। नवरत्नों के खान तान से न रस खान, जहां यीशु नानक अल्लाह राम देख लो। विश्व शांति का पैगाम देता वो तिरंगा मेरा, अहिंसा की मातृभूमि गांधी धाम देख लो। क्या बात है। जहां ताजमहल मोहब्बत की है निशानी, जहां ताजमहल मोहब्बत की है निशानी, और मेहमान का कैसा होता सम्मान देख लो। और जिंदगी में जीते जिस स्वर्ग के दीदार करो, एक बार आके मेरा हिंदुस्तान। आइए राष्ट्र के प्रति कविता पढ़ना चाहता हूँ। जातिवाद भाषावाद प्रांतिवाद छोड़कर, जातिवाद भाषावाद प्रांतिवाद छोड़कर, वंशवाद वाली सारी नीतियों को तोड़कर, भारतीय के सभी धर्मों को संग जोड़कर, उग्रवादी आतंकवादी मंसूबे मरोड़कर, ताल से मिला के ताल एक साथ चले हम, एक धरती व अंबर के नीचे पले हम, खुशियों में खुश होंगे गम संग खाए हम, राष्ट्र प्रेमी धाराओं को मन में जगाए हम, मन में विचारों के अलग ना हो रास्ते,
मन में विचारों के अलग ना हो रास्ते, और मुट्ठियां तने तो माता भारती के वास्ते, मुट्ठियां तने तो माता भारती के वास्ते, मुट्ठियां तने तो माता भारती के वास्ते। भाईचारे को बढ़ाए, हीनता हटाए हम, तिरंगा उठा लो वंदे मातरम में गाए हम, तिरंगा उठा लो वंदे मातरम में गाए हम। ये माँ शहीदों ने अपनी माँ से ज्यादा समझा है। एक बार चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों का धन लूट रहे थे, उनके गांव के 2-4 व्यक्ति गए, पंडित जी अंग्रेजों का धन लूट रहे हो, थोड़ा लूटा तो अपने बूढ़े माँ बाप को भी दे दीजिए। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था अपनी भाषा सुधारिए, अंग्रेजों का धन नहीं लूट रहा हूँ, भारत माता का लूटा धन वापिस छीन रहा हूँ, और पूरा गांव मिलकर मेरे माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, आकर के मुझे बोल दीजिएगा, एक गोली मेरे माँ बाप के सीने में डाल दूंगा। क्या बात। आत्मा है वंदे मातरम मेरे देश की, अशफाक शेखर भगत जैसे तेज की, वंदे मातरम एक जोश था, जुनून था, गोरे डाकुओं से टकराने वाला खून था, समझौते वाली भाषा जानते नहीं थे वो, माता भारती से बड़ा मानते नहीं थे वो, बात के बतूने बतियाते बढ़ते रहे, वंदे मातरम में बोला फांसी चढ़ते रहे, जान से भी प्यारा मन भाया वंदे मातरम, जान से भी प्यारा मन भाया वंदे मातरम, फांसियों के फंदों ने भी गाया वंदे मातरम, क्या बात है। फांसियों के फंदों ने भी गाया वंदे मातरम, फांसियों के फंदों ने भी गाया वंदे मातरम, शान से तिरंगे को दिलों पे पहराए हम, तिरंगा उठा लो वंदे मातरम में गाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया नरेंद्र बंजारा जी, बहुत 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 अच्छे। आपने राष्ट्रभक्ति की एक कविता पढ़ी। जब आप कविता पढ़ रहे थे मुझे जगदीश सोलंकी एक कवि हैं, उनके 2 मुक्तक याद आ रहे थे। वार धैर्य की गर्दिश सवारो मगर गैर के दर्द हाथ बटा के जियो, और चंद पल की ये सांसें समंदर भरो, चंद पल में समंदर लुटा कर जियो, चाहे घर का दिया तिल मिलाता रहे, चौपालों के अंधेरे मिटा कर जियो, और सर झुका करके जीने से मरना भला, अगर जियो तो यहाँ सर उठा कर जियो। और हम लोग, हमारा हिंदुस्तान 121 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान हमेशा सर उठा के जिएगा, और सारी दुनिया इस हिंदुस्तान को देख के कहेगी, भाई आप भी कहेंगे लेकिन मैं यूं गया यूं आया, तब तक ये सोचते रहिए कि सारी दुनिया क्या कहेगी। सारी दुनिया इस हिंदुस्तान को देख के कहेगी बहुत खूब। आप ले रहे हैं कविताओं का आनंद, और मैं फिर से आ गया आपके बीच में लेके कविताओं और शायरी की इस महफिल को, जिसे आप और हम मिलकर कहते हैं बहुत खूब। और आपको बड़ा मजा आ रहा है, मैं जानता हूँ। मजा तो अभी और आएगा जब आपके बीच में आश्कर अटल आएंगे, संगीता सरल आएंगे और सुनाएंगे। तो भाई ये दोनों ही यहाँ उपस्थित है, मैं किसे बुलाऊं। मैं चाहता हूँ कि संगीता सरल जी, जो आश्कर अटल जी से लगभग 1 आध साल ही छोटी है, ज्यादा नहीं, ये कह के मैंने आपकी उम्र नहीं बढ़ाई है, इनकी उम्र कम की है, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी असली उम्र जो है वो कभी जताना नहीं चाहते। ये कई वर्षों से 65 साल के हैं, तो ये आश्कर अटल जी की साफगोई है, इनकी सीधापन है। लेकिन माफ कीजिएगा, महिलाओं की उम्र न तो बताई जाती है, न महिलाओं की उम्र जताई जाती है। मैं चाहता हूं संगीता सरल जी आए और एक शानदार गीत हमें सुनाए कि यहाँ उम्र की कोई बात ही न हो, हम बस ये कहें कि भाई क्या सुनाया आपने, बहुत खूब। आइए संगीता। मैं उम्र के साथ साथ एक ही बात कहना चाहूंगी कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हंसना जिंदगी की जरूरत है, और ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। जी जी, क्या बात है। एक ऐसा गीत सुनाना चाहती हूँ, मेरा दिल थानेदार पे क्यों आ गया, ये गीत में आपको पता चल जाएगा। दिल थानेदार पे आ गया, हाय हाय क्या मोहब्बत की प्रेम। आप फॉरेस्टर, वो थानेदार, भाई बहुत अच्छा। भाई भूमिका ही बड़े लाजवाब है, इनका दिल एक थानेदार पे आ गया। तो भाई क्या बात है, सुनाइए। कि मैं पड़ गई रे बीमार, हाय मेरा कर दो कोई उपचार। क्या बात है। मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया था। छैल छबीला बाका सजीला, लगता भोला भाला। क्या बात है। पहली बार जो उसको देखा, अपना दिल दे डाला, मेरे सपने हुए साकार। मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार मेरा। और
जब मैंने उससे प्रणय निवेदन किया तो उसकी जो नसीहत थी, शायद आपको मेरी बात अच्छी न लगे, लेकिन उस थानेदार की बात अच्छी लगे तो आप उसके सम्मान में सब लोग तालियां जरूर बजाइएगा। वो कहता है देश की खातिर अपनी जान भी दूंगा, पड़ जाए कोई मुश्किल तो मैं बलिदान भी दूंगा, अगर हो इसमें तैयार मैं सोचूंगा एक बार, मेरा दिल ले गया थानेदार, दिल। फिर मैंने प्रणय निवेदन किया तो उसने जो नसीहत दी वो आपकी भी याद रखने लायक है। वो कहता है गांव की गोरी मुझसे दूर ही रहना, क्या बात है। वो कहता है गांव की गोरी मुझसे दूर ही रहना, देश प्रेम की खातिर मैंने इस वर्दी को पहना, मेरा देश ही है दिलदार, क्या बात है, मेरा देश ही है दिलदार, मैं इसका पहरेदार, इस बात पे मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। और एक ही बात कहना चाहती, हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं कि मोहब्बत धर्म बन जाए, वफा ईमान बन जाए, और आप अपने दिल को ही इतना फैला लीजिए कि वो हिंदुस्तान बन जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। थानेदार ने देश की बात की और मोहब्बत को नहीं अपनाया। ईश्वर ऐसे थानेदार सबको दे, सारे देश को दे। सच में जब आप पढ़ रही थी मुझे एक शायर का, शायद ठीक ठाक मिसरा याद नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया शेर कहा था। उन्होंने कहा था कि यूं तो तेरे इश्क पे मेरी जान भी कुर्बान है, यूं तो तेरे इश्क पे मेरी जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे मेरा इश्क भी कुर्बान। क्या बात है। जब इस देश में ऐसे पदाधिकारी रहेंगे तो इस वतन के लिए इश्क कुर्बान करेंगे तो बहुत बढ़िया बात होगी। बाकी तो हमारे देश के थानेदार आप जानते ही हैं। अच्छा हुआ आप थानेदार की बीवी नहीं बनी, वरना एक थानेदार के घर में रात को चोरी हुई, बीवी रिपोर्ट कराने गई, उससे भी 500 रुपए लिए। तो जब थानेदार अपनी पत्नी से भी एफआईआर करने के 500 ले सकता है तो सोचिए कि वो क्या क्या कर सकता है। वो क्या क्या कर सकता है हम जरा जाएंगे, आपको लौट के आगे बताएंगे, तब अटल जी हमें बताएंगे कि वो क्या क्या कर सकता है। लेकिन तब तक आप कहते रहिए बहुत। तो भाई मैं गया था ब्रेक पे और आदरणीय आश करण अटल से बात कर रहा था कि भाई ये थानेदार जिंदगी में क्या क्या किया करते हैं। अटल जी ने कहा भाई थानेदार क्यों, जिंदगी में लोग बहुत सारी चीजें किया करते हैं। अब उनके पास पुलिस वालों से बचने के क्या नुस्खे हैं, क्या गुर्गे और क्या क्या कविताएं, वो तो खुद जब यहाँ आएंगे तो बताएंगे। अटल जी आज आप बिल्कुल एक नवविवाहित स्त्री की मुद्रा में बैठे हुए, ऐसा क्यों है? जिंदगी के इस दौर में आपकी बॉडी लैंग्वेज में ये परिवर्तन क्यों आ गया? आप तो ऐसे न थे। ये सवाल आपको इनसे बोलना चाहिए था। मुझे बड़ी खुशी होती कि मैं सवाल इनसे बोलता, लेकिन मुझे सवाल इनसे बोलना पड़ रहा है, इस बात का बड़ा दुख है। लेकिन अटल जी जरा यहाँ आए और हमें सुनाए, जरा जोरदार तालियां बजाएं आज के अटल को। सबको प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें जी। सबसे पहले तो जैसा कि आपने बताया, इनके जो जिस डिपार्टमेंट की बात करी थी थानेदार की, उसी डिपार्टमेंट से संबंधित एक छंद में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो छंद मैंने आपकी अनुपस्थिति एक बार आपके नाम से कोट किया था कि भाई आशकरण अटल ने बढ़िया छंद सुनाया। मैं चाहता हूँ आशकरण अटल वो खुद छंद सुनाए जी। एक छंद जो है, सिर्फ 2 रुपए में 50 रुपए का खाना खाने का आसान तरीका जी, जो आप जिंदगी भर करते हैं। मैंने आपसे सीखा था। तो सिर्फ 2 रुपए में 50 रुपए का खाना खाने का आसान तरीका, एक छंद के माध्यम से कि पैसा कम पास हो तो सिर्फ 2 रुपयों में ही अच्छा खाना खाने का तरीका सीख जाइए। पहले आप सूप की 2 प्लेट मंगवा के पिए, पी के 2 पुलाव 2 पराठे मंगवाइए। और क्या ले आऊं बेरा पूछे तो ये देना बोल, पैसे नहीं पास 2 पुलिस वाले लाइए। पैसे नहीं पास 2 पुलिस वाले लाइए। पुलिस के सिपाही थाने ले जाएंगे रास्ते में, दोनों को रुपये 2 थमा के सिपाही ले जाएंगे रास्ते में, क्या बात, दोनों को रुपये 2 थमा के छूट जाइए। 2 छंद हास्य के जी। एक बात तर्क,
या कुतर्क से कैसे सिद्ध की जाती है, ये इन दो छंदों की खूबसूरती है। दुनिया में हर व्यक्ति को पैसा, पकवान, प्रतिष्ठा और पत्नी, ये चारों चीजें अच्छी लगती हैं। मैंने सिद्ध की पकवान, प्रतिष्ठा और पत्नी, ये चारों चीजें कब अच्छी नहीं लगती हैं, मैं सिद्ध कर रहा हूँ। चारों अच्छी नहीं लगती, कब अच्छी नहीं लगती? जी जी बताइए। कि पैसा बुरा लगता है मुझे तब जब पैसा रहता है साला किसी दूसरे के पास में। बुरे लगते हैं अच्छे अच्छे पकवान सारे, मिल जाए मुझको कभी जो उपवास में। यश बुरा लगता है जब ललचाए मन, रास रचाने है तू हाय मधुमास में। हाय बुरी लगती है पत्नी भी उस वक्त जब हंस के साली जिया के बैठ जाए पास में। बहुत अच्छे, क्या बात है, हंस के साली जिया के बैठ जाए पास में। और एक छंद जी, मैंने एक दोस्त से कहा कि मेरा और जूही चावला का गहरा रिश्ता है। जूही चावला? और वो माना नहीं, मैंने सिद्ध किया, सिद्ध कर रहा हूं मैं आपको भी। कि दोस्त बोला कहा तुम, कहा जूही चावला जी झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। सही है। जूही चावला में और तुम में है रिश्ता, ये बात अपनी तो खोपड़ी में नहीं आती है। मैंने कहा झूठ नहीं 16 आने सच है, ये बात प्रमाणित इस तथ्य से हो जाती है। उठ के सवेरे मैं नहाता रोज लक्ष्य से, और लक्ष्य से ही जूही चावला नहाती है। सवेरे भाई क्या बढ़िया रिश्ता है, बहुत अच्छे। और लक्ष्य से ही जूही चावला नहाती है। क्या बात है। और एक छंद, इस छंद में एक मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि एक अच्छा सा नौकर भेजिए जी। मैंने एक अच्छा सा नौकर भेजा और वो शिकायत कर रहा है कि मैंने कैसा नौकर भेज दिया, और मैं उसकी बात का जवाब दे रहा हूँ जी। दोस्त बोला तुमने ये कैसा सर्वेंट भेजा, कई चीजें पार कर चुका है वो घर से। दूध में घोटाला रोज, सब्जी में घोटाला रोज, आटे की पिसाई में घोटाला साल भर से। सर्वेंट नहीं फांदेबाज है वो छोटा मोटा, सर्वेंट नहीं फांदेबाज है वो छोटा मोटा। मैंने कहा बात मेरी सुन ले सबर से, छोटा मोटा जैसा मेरे पास था वो भेज दिया, नेता के समान बड़ा लाऊं मैं किधर। छोटा मोटा जैसा भेज दिया, नेता के समान बड़ा लाऊं मैं किधर से। और एक छंद जी, हमारा देश जगत गुरु रहा है जी। कहते थे जगत गुरु था नहीं, आज भी है। एक छंद के माध्यम से मैं सिद्ध करता हूँ कि आज भी हम जो नए नए ज्ञान बांटते रहते हैं, कि ज्ञान के मुकाबले में दुनिया का कोई देश इंडिया के आगे कभी टिक नहीं पाया है। योग दिया, ध्यान दिया, गणित का ज्ञान दिया, इसीलिए जगत गुरु ये कहलाया है। क्या बात है। पिछले दिनों ही एक और नया ज्ञान देके अपनी परंपरा को आज भी निभाया है। क्या है चोली के पीछे या चुनरी के नीचे क्या है, पहली बार दुनिया को हमने सिखाया है। क्या है चोली के पीछे या चुनरी के नीचे क्या है, पहली बार दुनिया को हमने सिखाया। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया अटल जी, आप हिंदुस्तान के ज्ञान देने की बात कर रहे थे। हमारे हिंदुस्तानी जो तमाम ज्ञान दे देते हैं। आपको मालूम है पिछले दिनों मैंने एक किस्सा पढ़ा कि कहीं अमेरिका के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट के सिस्टम है वो बड़े जोरदार है। आप एक डब्बे लगे हुए, उसके अंदर अपना फॉर्म भर के डालिए और नीचे से तुरंत रिजल्ट निकल आता है, सेलेक्ट या रिजेक्ट हो जाता है। कई बार जो कई देशों के लोग वहां गए, उन्होंने उस डब्बे में फॉर्म डाला, तो एक साहब चले गए बांग्लादेश के, उन्होंने फॉर्म डाला, नीचे से आ गया रिजेक्ट। एक देश के और साहब थे जापान के, उन्होंने फॉर्म भरा, वो डाला, कहा कि फॉर्म फिर से भरिए। अब हमारे हिंदुस्तान के आदमी ने न फॉर्म भरा, न कुछ किया, न नाम लिखा, न पता लिखा, फॉर्म डाला और नीचे से लिखा हुआ है सेलेक्ट। भी बोले ये क्या किया, कमाल कर दिया, कैसे क्या? बोले कुछ नहीं किया, अपन ने तो हिंदुस्तानी तरीका अपना दिया, फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं थी, साथ में $100 का नोट फंसा दिया। ये ज्ञान जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान का आदमी ही दे सकता है। हमारा देश भाई कमाल है, जिस देश में ए राजा जैसे लोग लाखों करोड़ रुपयों का घोटाला कर लेते हो, जिस देश में सुरेश कलमाड़ी जी इस देश के कॉमनवेल्थ गेम्स का मजाक उड़ाते हो, जिस देश में ऐसे नेता हो जो हर रोज एक नया घोटाला करते हो, जहां हर रोज एक नई खबर बनता हो, जिस देश में घोटाला खबर रहा ही नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हम इतने संवेदनहीन हो गए कि इस देश में नक्सलाइट इलाकों में मौत हमारी शरीर में कोई संवेदना उत्पन्न नहीं करती। हजारों करोड़ों के घोटाले हमें आंदोलन करने पे मजबूर नहीं करते। इस देश की सरकारें त्रस्त हैं और जनता को त्रस्त करे रखी है। 121 करोड़ लोगों का देश
अगर मिल के बोलेगा तो कोई ताकत नहीं है जो हम पे इस तरह से जुल्म ढा सके। लेकिन क्या करें साहब, हम बोलते नहीं हैं, हम बोलते हैं गलत वक्त पे, हम बोलते हैं उन चीजों के लिए जिन पे नहीं बोलना चाहिए। आइए हम मिल के बोलें, मिल के आवाज उठाएं, ताकि इस देश के नेताओं के कानों पे जू रहेंगे, इस देश की व्यवस्था समझ सके, इस देश की सत्ता कुछ कह सके, इस देश के सिंहासनों को ये अकल आए कि इस देश में भीड़ें नहीं जनता बसती है। आइए इस देश को मजबूत बनाएं, इस देश के बारे में कुछ करें और इस देश के बारे में कुछ कहें, ताकि हम सब मिलकर कह सकें बहुत खूब।